हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मेकिंग ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल इंडिया का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। भारतीय संविधान का निर्माण यानी कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक संविधानवाद का विचार पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा फैल चुका था। संविधानवाद का अर्थ होता है कि किसी देश को चलाने के लिए एक संविधान होना चाहिए और जो भी सरकार होती है उसको संविधान के द्वारा शक्ति दी जाती है और संविधान ही उसकी सीमाओं को तय करता है। तो संविधानवाद का विचार पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत ही ज़्यादा व्यापक हो चुका था, फैल चुका था। जब किसी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र द्वारा संविधान की रचना का कार्य उसकी जनता के प्रतिनिधि निकाय द्वारा किया जाता है तो संविधान पर विचार करने तथा उसे स्वीकार करने के लिए जनता द्वारा चुने गए इस प्रकार के निकाय को संविधान सभा कहा जाता है। मतलब ये कि जब किसी स्वतंत्र देश में, जो कि एक लोकतांत्रिक देश होता है, उसमें संविधान की रचना का कार्य जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है तो उस प्रतिनिधि निकाय को जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है उसको संविधान सभा कहा जाता है। विश्व में 17वीं और 18वीं शताब्दी में अनेक लोकतांत्रिक क्रांतियां हुईं। उदाहरण के लिए अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति इत्यादि। इन लोकतांत्रिक क्रांतियों ने संविधान सभा के गठन व किसी देश के लिए संविधान के निर्माण की प्रेरणा अन्य देशों को दी। इससे मतलब दूसरे लोगों को प्रेरणा मिली कि हमें भी संविधान का निर्माण करना चाहिए या संविधान सभा हमारे संविधान के लिए गठित की जानी चाहिए। संविधान सभा की परिकल्पना, अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो संविधान सभा की परिकल्पना सदैव राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ी रही। 1922 में महात्मा गांधी ने इसका थोड़ा बहुत उल्लेख किया था। जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत के संवैधानिक प्रणाली पर विचार किया गया था। इसके बाद 19 मई 1928 को बम्बई में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में एक समिति गठित की गई थी। 1928 में एक समिति गठित की गई थी मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में। इसका काम ये था कि भारत के संविधान के सिद्धांत इसको निर्धारित करने थे। 10 अगस्त 1928 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट यानी कि मोतीलाल नेहरू के नाम से इसको जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के लिए कई संवैधानिक सिद्धांत निर्धारित किए गए, जैसे कि मौलिक अधिकारों की बात की गई। भारत के लिए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने की इस रिपोर्ट में बात की गई थी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी बात की गई थी और आगे चल के इस रिपोर्ट की अनेक बातों को जब भारतीय संविधान का निर्माण होना शुरू होता है तो उस समय इस रिपोर्ट के अनेक सिद्धांतों को उसमें अपना लिया जाता है। तो अभी तक भारत के लिए संविधान के निर्माण की बात की जा रही थी, एक संविधान सभा की भी बात की जा रही थी, बट अभी तक संविधान सभा के गठन का विचार सामने नहीं आया था। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। मतलब पहली बार 1934 में ये विचार रखा गया कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए और ये विचार आगे बढ़ा और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान के सभा के गठन की मांग की। अब 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग करनी शुरू कर दी। 1938 में पंडित नेहरू द्वारा कांग्रेस की ओर से घोषणा की गई कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव के जरिए होगा। मतलब पंडित नेहरू 1938 में ये कहते हैं कि जो भी संविधान सभा गठित की जाएगी उसके प्रतिनिधि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के जरिए चुनकर आएंगे संविधान सभा में। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि अभी हम कैबिनेट मिशन की योजना को देखेंगे और उसमें हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो संविधान सभा के गठन की बात को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव के जरिए स्वीकार कर लिया गया था। इसी के चलते भारत में एक क्रिप्स मिशन भेजा गया, जिसका काम भारत के लिए संविधान सभा का गठन करना था, एक संविधान का निर्माण करना था। हालांकि इसने कई सारे प्रस्ताव सामने रखे और इसके प्रस्ताव को
अस्वीकार कर दिया गया, जिसके कारण ये मिशन अपने काम में असफल रहा। इसके बाद एक और मिशन भारत भेजा गया जो कि मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है और इसने अपनी योजना प्रस्तुत की जिसको स्वीकार कर लिया गया। तो फ्रेंड्स, अब हम कैबिनेट मिशन की योजना को एक बार देख लेते हैं। संविधान सभा का गठन। नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन की योजनाओं के तहत नवंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स, हमें अब कैबिनेट मिशन की योजनाओं को समझना आवश्यक है क्योंकि इसी योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन की योजनाओं की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसकी योजना के तहत संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों के लिए आरक्षित की गई थीं। फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों का क्या मतलब होता है? अगर हम औपनिवेशिक टाइम की बात करें तो भारत दो भागों में बटा हुआ था, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा देसी रियासतें। ब्रिटिश भारत वह ऐसा क्षेत्र था जहां पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट नियंत्रण था, डायरेक्ट कंट्रोल था, और देसी रियासतें ऐसे एरियाज़ थे जैसे कि हैदराबाद की रियासत, जम्मू कश्मीर की रियासत। तो यहाँ पर राजाओं का शासन होता था और उन्होंने ब्रिटिश सरकार की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तो बस यही दोनों में फ़र्क होता है। तो यहाँ पर सीटों की बात करें, एक यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है सदस्य और सीट में। तो इसकी सदस्य संख्या थी 389। इसको हम सीट भी बोल सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम यूँ भी बोल सकते हैं कि 389 सीटें तय की गई थी। तो सीट और संख्या में आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों एक ही हैं। तो 389 सीटों में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थी और ये ब्रिटिश भारत की जो 296 सीटें हैं, इनमें से 292 सीटों पर प्रतिनिधियों का चुनाव 11 प्रांतों से किया जाना था, यानी कि राज्यों से, और 4 का चुनाव मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, यानी कि जो आज के टाइम पर केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो उस टाइम पे मुख्य आयुक्तों के प्रांत हुआ करते थे। तो 292 11 प्रांतों से चुनने थे और 4 सीटों पर जो प्रतिनिधि चुने जाने थे वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुने जाने थे, और 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई थीं। जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा किया गया था। मोटे तौर पर 10 लाख पर एक व्यक्ति को चुना जाना था। मतलब ये कि जिस भी धर्म के व्यक्ति की जितनी जनसंख्या थी उसको उतनी सीटें संविधान सभा में दी गई थी। उदाहरण के लिए, अगर हिंदुओं की जनसंख्या 80 लाख है तो उन्हें 8 सीटें दी गई थी, और अगर मुस्लिमों की जनसंख्या 40 लाख है तो उन्हें 4 सीटें दी गई थी, और अगर सिखों की जनसंख्या 10 लाख है तो उन्हें 1 सीट संविधान सभा में दी गई थी। प्रांतों में 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा किया गया था। मुस्लिम, सिख और सामान्य, इन तीनों के बीच ही, सामान्य में हिंदू वगैरह सारे आ जाते हैं सिख और मुस्लिमों को छोड़ के। तो सीटों का बंटवारा इन तीनों के बीच ही किया गया था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि प्रत्येक समुदाय को उनकी सीटें दी गई थी, बट उस सीट के लिए जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उन्हें कौन चुनेगा? तो जो प्रांतीय असेंबली थी, यानी कि आज के टाइम पर राज्य विधानसभा, जो राज्य विधानसभा होती थी उसमें जो भी हिंदू समुदाय के लोग हैं वो अपने हिंदू प्रतिनिधियों को चुनेंगे। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं प्रांतीय असेंबली में, वो अपने मुस्लिम प्रतिनिधियों को चुनकर भेजेंगे, और जो चुनने की प्रक्रिया होगी वो होगी एकल समक्रमणीय मत के द्वारा। इसके अलावा देसी रियासतों से जो 93 सदस्य चुने जाने थे, उनके प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों को करना था। जो राजा वगैरह थे उन्हें बिल्कुल छूट दी गई थी कि वो देसी रियासत के प्रतिनिधियों को स्वयं चुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कैबिनेट मिशन की योजना जिसके तहत चुनाव हुए और इसी के तहत आगे चल के संविधान सभा का गठन हुआ। जुलाई अगस्त में चुनाव हुए थे। इसी के तहत देख सकते हैं आप उसका रिजल्ट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 93 सीटें, और जो छोटे व स्वतंत्र सदस्य थे उन्हें 15 सीटें मिली थीं। बट ये 93 सीटें भर नहीं पाई थी क्योंकि देसी रियासतों ने संविधान सभा के गठन का बहिष्कार किया। वो संविधान सभा में शामिल भी नहीं होना चाहते थे। अब हम बात करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली की, यानी कि अब संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू किया। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्य ही उपस्थित थे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और अपनी पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। इसके अलावा देसी रियासतों ने तो पहले ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं किया था, तो इसी वजह से केवल 211 सदस्य ही पहली बैठक में उपस्थित थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया और 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए, डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया, यानी कि संविधान का निर्माण करना शुरू कर दिया। इसी बीच 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसने भारतीय संविधान सभा का मार्गदर्शन किया। 13 दिसंबर 1946 को इस प्रस्ताव को संविधान सभा में रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत को ये संविधान सभा एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। इसके अलावा ये कहा गया कि ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र जो भी भारतीय राज्य में शामिल होना चाहते हैं वो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। इसके अलावा जो संविधान सभा है वही इन उपरोक्त क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करेगी। भारत की सभी शक्ति एवं प्राधिकार का स्रोत भारत की जनता होगी, ये भी इस उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था। इसके अलावा भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, न्याय इत्यादि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना की जाएगी। मतलब भारत के सभी नागरिकों को ये सारी स्वतंत्रता व न्याय प्रदान किया जाएगा, समाज में लोक नैतिकता की स्थापना की जाएगी। इन सभी चीज़ों की बात इस उद्देश्य प्रस्ताव में की गई थी। फ्रेंड्स, ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा का एक मार्गदर्शन कर रहा है, मतलब एक हमारा संविधान कैसा होगा उसकी एक रूपरेखा तैयार कर रहा है। अल्पसंख्यकों, जनजातीय लोगों और कमज़ोर वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही संघ की एकता को बनाए रखा जाएगा, देश की सुरक्षा की जाएगी। ये सारी बातें इसमें शामिल की गई थी और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और इस तरह इसने हमारे संविधान पर एक बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था। आज भी हम उद्देश्य प्रस्ताव की झलक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा संविधान सभा में परिवर्तन। फ्रेंड्स, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था, जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता दी गई और भारत का विभाजन कर दिया गया था। तो इसके कारण भारतीय संविधान सभा में कुछ परिवर्तन भी करने पड़े। अब सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया। पहले ब्रिटिश के समय में संविधान सभा का गठन किया गया था, बट जब पता चल गया कि अब भारत पूरी तरह स्वतंत्र है तो अब सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया और संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। तो पहला परिवर्तन किया गया कि इसे स्वतंत्र बनाया गया। दूसरा परिवर्तन ये किया गया कि अब संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, यानी कि संसद भी बन गई। अब संविधान सभा को 2 काम करने थे, एक तो देश के लिए संविधान बनाना था और दूसरा आम कानून लागू करना था। और जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे, बट जब संविधान सभा एक विधायिका की तरह बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर के द्वारा की जाती थी। तीसरा परिवर्तन संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या में आया। अब संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 की जगह 299 रह गई। अब प्रांतों की सदस्य संख्या 296 से 229 कर दी गई और देशी रियासतों की सदस्य संख्या 93 से 70 कर दी गई। तो स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ये 3 परिवर्तन आए थे। संविधान सभा के निर्माण के लिए कई सारी समितियां गठित की गई थी, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और इसका जो काम था वो था भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना, यानी कि भारतीय संविधान का इसे ड्राफ्ट तैयार करना था। एक तरह से कहा जाए तो पूरा संविधान इसे अरेंज करना था। तो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया
और फिर इस पर विचार वगैरह किया गया काफ़ी लंबे समय तक, और फिर जो भी संशोधन वगैरह हुए तो इसे संशोधन करके इसने दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया। इसके बाद प्रारूप समिति ने यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया, जिस पे काफ़ी बहस हुई थी। फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय संविधान प्रभाव में आया। अभी तक हम बात कर रहे थे कि किस तरह से बन रहा है, अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो बनकर पूरी तरह तैयार हो रहा है। तो 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया था, जिस पर थोड़ा बहुत विचार पहली बार विचार संविधान सभा में हुआ था। इसके बाद संविधान सभा में दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। अब खंडवार यानी कि पार्ट्स में डिवाइड करके संविधान पर विचार करना शुरू किया गया। एक तरह से संविधान लगभग तैयारी हो चुका है, बट संविधान सभा में उस पर विचार किया जा रहा है कि सारी चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। ये कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चलता रहा। 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 17 अक्टूबर तक चलता रहा, जो कि लगभग एक साल का समय है। इसके बाद तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। पहली बार 4 नवंबर से, दूसरी बार 15 नवंबर से, तीसरी बार 14 नवंबर से। यहाँ सन याद रखना आप। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। इस प्रारूप प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष और सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। उस समय 284 सदस्य ही संविधान सभा में उपस्थित थे, इसलिए इस प्रस्ताव पर केवल 284 सदस्यों के हस्ताक्षर ही मौजूद हैं। तो भारतीय संविधान सभा में जब ये प्रस्ताव पेश किया गया और जब ये प्रस्ताव पारित हो गया तो 26 नवंबर 1949 को ही अध्यक्ष और सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही जब ये प्रस्ताव पास हुआ और सभी ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, उसी दिन भारतीय संविधान का निर्माण पूरा हो चुका था। मतलब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। तो अभी तक भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, बट अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान किस प्रकार लागू हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम व कुछ अन्य अनुच्छेद अपने आप ही लागू हो गए। मतलब संविधान के कुछ प्रावधान अपने आप ही 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, बट पूरे संविधान को जो शेष प्रावधान थे संविधान के, उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 के दिसंबर महीने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें तय किया गया था कि 26 जनवरी 1930 का दिन भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मतलब लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने ये तय किया था कि 26 जनवरी का दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इस दिन को हमेशा याद किया जाए, इसी कारण से इस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।